अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ नावल रिसान हार्ट बीट की नेक्स्ट यानी थर्ड एपिसोड के साथ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से जहाँ से हमने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था ये नावल। सो लेट्स स्टार्ट। वो रिसानी जंगल में भाग गई थी। क्रिस और रेक्स मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। वो किसे पुकार रही थी, किसके पीछे भागी। हालांकि इस औरत ने काफ़ी डरा कर रखा था उसे कि इस घने जंगल में जंगली जानवर और चीर फाड़ खाने वाले दरिंदे मौजूद हैं, और ये सच था। वो रिसानी जंगल की तरफ तेज़ी से बढ़े मगर दाखिल नहीं हो पाए, और वजह वो भी समझने से कासिर थे। उन्होंने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या लॉर्ड रिसान जंगल में आया हुआ है? क्योंकि सिर्फ वही कदम रोक सकता है। वो जहाँ होता था अपने करीब किसी को नहीं आने देता था, और यह हद उन सब के लिए थी मगर एक इंसान पर लागू नहीं हो सकती थी। वो परेशान बौखलाए हुए बाहर खड़े थे। जब वो बाहर आती नजर आई, कुछ परेशान और खौफसदा सी, मगर उनके लिए अच्छा ये था कि प्रीशियस ब्लड लौट आई थी। वो औरत के साथ घर की तरफ जा रही थी। क्रिस की खोजती नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। रिसानी जंगल वो वोल्फ्स का इलाका था। वो भेड़िए जो पिछले कुछ दिनों से उनके घर के गिर्द घूमते उसकी बू सूंघ रहे थे, वो आज गायब थे और शिकार छोड़ दिया। क्यों? आज वो उनके इलाके में चली गई और काफ़ी देर बाद वहाँ से निकली तो सही सलामत थी। कैसे? क्रिस का दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगा। क्या यहाँ कोई चाल चली जा रही थी? वो लड़की एक आम इंसान तो जाहिर है न थी। वो प्रीशियस ब्लड थी जिसमें इतनी ताकत थी कि उसके चंद घूंट भी लूनर्स के वजूद में शामिल हो जाते तो वो भी रिसान के लिए जहरीले बन जाते थे। मगर आज से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रीशियस ब्लड में भी शायद कुछ ऐसी ताकतें हों जो उन जैसे दरिंदों से बच गई वो लॉर्ड रिसान की हद भी तोड़ सकती थी। क्रिस की आंखें चमकीं। वो पहली फुर्सत में लूनर्स पैलेस पहुंचा जहां बीनार के लोग और लौरा का कबीला आज के मसला पर गुफ्तगू करने वाला था। क्रिस चाहता था कि रिसान को ख़त्म किया जाए ताकि प्रीशियस ब्लड का सिलसिला ख़त्म हो और ये लड़की भी महफूज रहे उसके लिए। जी हाँ, वो उसे खुद तक महदूद कर देना चाहता था। अब वो कुछ ऐसा करने वाला था कि इसकी प्रीशियस का घूंट भी ज़ाया ना हो और दुश्मन का खात्मा भी हो जाए। रुबिन्सो के सामने बैठा वो अपनी राय देता सबको हैरान कर गया। वो छोटी सी कमसिन लड़की इतनी ताकत रखती थी, जबकि दूसरी जानिब अपने कमरे में खिड़की खोले आसमान को तकती मियाँ का जहन रिसानी खादिम पर ही अटका हुआ था। उसे वहाँ जाना था हर हाल में। वो नहीं जानती थी वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, उसकी जगह और उसका घर कहाँ है, मगर उस जैसी कमज़ोर इंसान का अगर ठिकाना रिसानी खादिम है तो शायद उसका घर भी वहीं होगा। हो सकता है उसके घर वाले भी वहाँ हों। इस बात पर उसका खून जोश से भर गया। उसे अपने घर रिसानी खादिम जाना था। अब रात का दूसरा पहर है। चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा है। लकड़ी का घर नीम सर्द रोशनी में डूबा हुआ था। घर की मालकिन वो औरत जो वैम्पायर की होने की वजह से रातों को नींद के बजाय शिकार के लिए निकली हुई थी। घर के एक कमरे में इंसानी नाजुक सा वजूद बेचैनी से टहल रहा था। मुसलसल खामोशी पर वो भी उठी और दबे पाँव खिड़की तक गई। हौले से खिड़की खोली। ठंडी हवा को झोंका जगता मंदर आया और उसके वजूद से लिपट गया। मियाँ ने मुस्कुराकर झज्जरी ली। सुनहरी बाल उड़कर उसके मलाई जैसे चेहरे पर लिपटते छेड़खानी करने लगे। वो एक बदनसीब इंसान थी जो अपनी यादाश्त खो जाने की वजह से अपनी असलियत और इस वक्त अपनी मुसीबत ज़दा हालत को सीरियस ही नहीं ले पा रही थी। वो डरती थी अगर इसके पास इस जज्बा को पहचानने के लिए कुछ ख़ास एहसास समझ नहीं आता था। उसने सर बाहर निकाल कर झाँका। खामोशी में कभी कभी चलती हवा और सरसराते पत्तों पर निछावर होती चांदनी में उसे कोई नजर आया। सामने ही घने दरख्तों के नीचे खड़े क्रिस की बेताब नज़रों ने उसकी हरकतों का जायजा लिया। वो खुलती किताब जैसी इंसान थी जो इस वक्त भागने का सोच रही थी। उसका छुपना भी जैसे बच्चों जैसा था। क्रिस बेसाख्ता मुस्कराया। मियाँ ने खिड़की के पट पूरे खोले, अपना वो चौहा उठाया और खुद पर डाले अपना चेहरा छुपा लिया। पैरों में नर्म चमड़े की जूती पहन ली जो उस औरत ने उसे बनाकर दी थी। वो आहिस्तगी से खिड़की पर चढ़ी और दूसरी तरफ उतरी। क्रिस ने बेचैनी से कदम बढ़ाने चाहे मगर रेक्स ने उसका बाजू पकड़कर उसे नफ़ी में सर हिलाते टोका।
प्रिंस रोबिन्सो ने कहा है उसे जाने देना। हमने उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना है, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। रेक्स ने दबी दबी सरगोशी में समझाया। रेक की अगर इस टेस्ट में वो अपनी जान धो बैठी से हाथ धो बैठी। क्रिस अपनी ही चाल में फंस गया था, जिच होकर बोला। फिर से दबे दबे कदमों से घने जंगल की तरफ जाती मिया को देखा। वहाँ बिनारी लोग पहरा दे रहे हैं, याद रखो हमारा जाना मना है, बिनारी लोगों का नहीं। यकीन रखो, तुमने ही कहा था वो आम ताकत नहीं, उसका वजूद लॉर्ड रिसान के लिए जहर है, तो भेड़िए क्या चीज़ है। रेक्स ने उसे नरमी से समझाया तो वो ना चाहते हुए भी रुक गया। मिया जंगल में दाखिल हो चुकी थी। क्रिस की बेचैन नज़रों ने हसरत से उसे वहाँ गुम होते देखा था। मिया के कदम बढ़ रहे थे। स्याह जंगल की तारीकी और होलनाकी ने उसका नन्हा दिल सहमाया। इस रोज़ वो शैडो के पास थी, उसे महसूस ही नहीं हुआ था कुछ। आज अंदाज़ा हो रहा था। कदम कदम जर्द पत्तों की चरचराहट पर परिंदों की फड़फड़ाहट, हर एक लम्हा बाद उल्लुओं की आवाज़ उसका जिस्म कँपा रही थी। मगर जान की परवाह ने उसके कदम नहीं रोके थे। ये शायद जंगल का करीबन वस्त था। मिया के कदम के नीचे आने वाली लकड़ी की अचानक चिड़ की आवाज़ पर हल्की सी गराहट ने मिया का सांस खुश्क कर दिया। उसने वहीं साकत होकर अंधेरे में वहाँ देखने की कोशिश की। हल्की सी सरसराहटें अब बढ़ने लगी थीं। भारी सांसें किसी दरिंदे की निशानदही कर रही थीं। और फिर मिया को चीखने का भी मौका ना मिला कि सामने नहायत का दावर ग्रे लंबे बालों वाला सुर्ख आंखों वाला दरिंदा सामने आया तो उसकी आवाज़ हलक में दम गई। उसने फटी फटी आंखों से अपने कद से भी ऊंचा वो भेड़िया सामने देखते कदम पीछे करना चाहे, जब पीछे से भी वैसी ही आवाज़ पर गर्दन घुमाई। 1 2 3 4 और फिर लातार दरिंदों का उसके गिर्द बच जाने वाला दायरा उसके रोंगटे खड़े कर गया। स्याह जंगल में कहीं कहीं से छन कर आती चांद की मध्यम रोशनी में चमकते उनकी स्याह आंखों में उतरता खून। मिया ने लब दबाकर अपनी सिसकी रोकी। बेबसी से उसकी मासूम सुनहरी आंखों में पानी भर आया। खुश्क पत्तों की तरह लरसता दिल भी उसे थमा रहा था। अचानक सामने वाला ग्रे वुल्फ खर्रा कर उसकी तरफ झपटा और मिया की दर्दनाक चीख ने फिजा के सन्नाटों को चीर दिया। क्रिस बेचैनी से जंगल की तरफ देखता टहल रहा था। वो अभी तक नहीं आई। रेक्स अगर वो ना आई तो। क्रिस ने बेताबी से रेक्स को झंझोड़ा तो वो हैरान हुआ। कुछ अलग सा महसूस हो रहा था क्रिस में, कुछ नया सा जो पहले नहीं था। आ जाएगी, उसे कौन पनाह देगा, उसे वापस यहीं आना है क्रिस। बीमारियों पर यकीन रखो, अपने प्लान पर यकीन रखो, सब अच्छा होगा, रेक्स ने खामोश परेशानी से समझाना चाहा। उनकी तेज समातों में भेड़ियों की गर्राहटें सुनाई देने लगी, करीब होती आवाज़ें और करीब से करीब तर। रेक्स और उसकी टीम ने चौंक कर रिसानी जंगल की तरफ देखा जहाँ से आवाज़ें करीब आ रही थी। वो वोल्फ्स का हमला होने वाला है। क्रिस, अभी जाकर प्रिंस रोबिन्सो को खबर करो, रेक्स ने चीख कर कहा। मगर क्रिस अपनी जगह जम गया। क्या वो प्रीशियस का शिकार कर चुके थे? क्या वो उसे खा जाने के बाद उन पर हमला करने आए हैं? रेक्स ने उसे जमा हुआ देखकर और एक और वैम्पायर को भेजा और एक लाइन सी बनाकर जंगल की तरफ मुँह किया। सामने ही दरिंदे आ रहे थे, धीमी वहशतनाक चाल चलते हुए। क्रिस की आंखें सुर्ख हुई। उसने तेज तेज सांस लेते अपना गुस्से पर काबू पाना चाहा। क्रिस, बेवकूफ़ी मत करना, तुम जानते हो पहले हमला करने से वो घेर लेते हैं। सब्र करो, उनकी चाल समझने दो। रेक्स ने भेड़ियों पर नज़र जमाए दबी दबी सरगोशी की। मगर क्रिस का दिमाग माफ हो चुका था। उसने पूरी शिद्दत से चिराकर उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए। झुंड की शक्ल में आते भेड़िए तेज़ी से साइडों में फैलने लगे। रेक्स ने दांत पीसकर क्रिस की बेवकूफ़ी देखी और सब वैम्पायर्स को हमला करने का इशारा किया। उनकी रफ्तार पर भी वो दायरे की शक्ल में फैलने लगे थे। क्रिस के अचानक हमले पर उनका एक तेज़ वुल्फ उस पर झपटा, मगर रेक्स की टीम का एक वैम्पायर आगे हुआ, जिसके नतीजे में उस दरिंदे ने उसके कंधे पर दांत काटकर उसे बुरी तरह भंबोड़ दिया। क्रिस जैसे होश में आया। रेक्स के चीखने पर उसने चौंक कर देखा तो एक और वुल्फ उस पर झपटने ही वाला था कि फौरी पीछे हटता वो खुद को बचा गया। इर्द गिर्द लूनर्स के जंगल में वैम्पायर्स और वुल्फ में जंग सी छिड़ चुकी थी और बिनारी लोग और प्रीशियस ब्लड का कुछ पता नहीं था और रिसानी जंगल में कहीं खो चुके थे। मिया की आंखें खौफ से बिल्कुल बंद थीं, मगर लम्हा गुजर गया, वो सलामत रही। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वो अपनी ऐन आंखों के सामने बिल्कुल पास किसी दरिंदे का मुंह पाकर बेसाख्ता चीखी। वो रुका हुआ था। इर्द गिर्द के सब दरिंदे रुके हुए थे, यूं जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दी हो।
कोई वजह बताओ कि मैं तुम्हें बचाऊं। लरजते कदम आहिस्तगी से पीछे हटाती मिया को आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर यहाँ वहाँ देखने लगी। जल्दी करो इंसान, ये वक्त ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। आवाज़ फिर से आई। मिया ने उस आवाज़ के ताक़ुब में सर उठाया तो करीब एक निहायत ऊंचे दरख्त की ऊंची मोटी शाख पर लहराता सा लिबादा नजर आया। शैडो मैन। वो हलक तर करती उस पर नजरें जमाए खड़ी रह गई। वो दरख्त से टेक लगाए शाख पर यूं बैठा था कि एक कदम शाख पर जमाए घुटना खड़ा किए उस पर एक बाजू रखा था और एक टांग नीचे लटकाई हुई थी। सर पीछे दरख्त से लगाए वो आंखें बंद किए बोल रहा था, क्या तुम चाहती हो कि ये तुम्हारा शिकार कर लें? देखो, इसके दांत तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बना देंगे। इसकी आंखों में इस वक्त भूख है और ये एक सेकंड भी नहीं देगा तुम्हें। उसने आंखें खोलकर गर्दन मोड़ी और सख्ता ज़दा खुद को देखती मिया से बोला, मैं तुम्हें जानती हूँ शैडो मैन। मेरी याददाश्त मिट चुकी है, मुझे कुछ याद नहीं है, मगर मुझे तुम्हारा सैल लिबादा और अक्स मेरे ख्वाबों में आता है और हमेशा आता था। मुझे बस यही याद है। वो वुल्फ से नज़र बचाए तेज़ी से बोलती चली गई। रिसान चौंका। उसे याद आया कि उसने पहली मर्तबा भी उसे शैडो मैन कहकर पुकारा था। तो क्या वाकई एक इंसान लड़की उसे ख्वाबों में देखती थी? रिसान अपनी इंतहाई तेज़ होती धड़कन महसूस कर रहा था जो पहले उसे तकलीफ़ दिया करती थी, मगर अब वो उसका आदी हो चुका था। रिसान ने दिल पर हाथ रखा और हौले से मुस्करा दिया, यानी उसकी धड़कनों के शोर की वजह ये मामूली सी लड़की थी। और आज इस लम्हे वो जान गया था। मेरे पास आओ, यहाँ ऊपर आओ अगर जान बचानी है। रिसान ने सामने देखते हुए उसे इत्मीनान से कहा। मैं उड़ नहीं सकती, मैं कैसे? मिया ने हैरान होकर उस ऊंची शाख को देखा और फिर उस मोटे दरख्त को। वो कभी दरख्तों पर नहीं चढ़ी थी। मेरा हाथ देखो इंसान। रिसान ने संजीदगी से अपना हाथ जिसकी मुट्ठी बनी हुई थी सामने किया। अगर ये मुट्ठी खोल दूं तो अभी ये जानवर तुम्हारा कीमा बना देंगे, इसलिए आओ ऊपर आ जाओ, उसने बेरहम लहजे में जताया और रुख फेर लिया। मिया का जिस्म सनसना गया। वो तेज़ी से दरख्त के पास आए और उसकी खुरदरी अखड़ी खाल पर कदम रख कर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ा चढ़ती और गिर जाती, 3 से 4 मरतबा यही अमल करती रो पड़ी। अचानक उसे लगा वो जैसे हवा में मुअल्लक हुई है। लम्हों का खेल था। उसने सर झटक कर देखा तो वो शैडो मैन के पास थी। उसने कब उठाया और कब ऊपर ले गया मिया को अंदाज़ा ही ना हुआ। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसका चेहरा देख रही थी। चमकता सफ़ेद, नहायत सफ़ेद रंग और माथे पर ग्रे रंग के बाल निखरे थे। उसकी आंखों में देखना इतना मुश्किल था कि बेइख्तियार मिया ने सर झुका दिया। वो उसके ज़ख्मी हो चुके हाथों को देख रहा था। मुझे रिसानी खादिम ले जाओ प्लीज़ शैडो मैन। उसकी अचानक इल्तिजा पर वो उसे देखने लगा। मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरी ज़िंदगी खतरे में है, मुझे अपने घर जाना है। वो उसके सीने में मुँह छुपाई उससे कह रही थी। रिसान हैरत ज़दा सा रह गया। इस इंसान में ये हिम्मत कहाँ से आई थी आखिर कि वो लॉर्ड रिसान जिसे देखना था किसी के बस में न था, वो उसके सीने से लगी सब वासलें मिटा देती थी। उसने बेसाख्ता मुट्ठी खोली और वो रुके हुए वुल्फ जो उस पर झपटने के लिए फिजा में उठे थे अचानक ज़मीन पर गिरे। जाओ ब्रायन, आज लूनस का शिकार करो। वो मिया से नजरें हटाता उनसे मुखातिब हुआ तो उसका झुंड घने जंगल को चीरता लूनस की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त इस जंगल में तुम्हारी हिफाजत के लिए एक पूरा कबीला बेनारी मौजूद है और इस जंगल से बाहर तुम्हारी राह देखता वो लूनर्स वैम्पायर्स। आज इन दरिंदों का शिकार बन जाएंगे। तुम इस दुनिया की नहीं हो इंसान। अगर तुम अपनी दुनिया में भी नहीं जा सकती, जाओ और अपनी पनाह ढूंढो या फिर उन्हीं के पास लौट जाओ। लिसानी खादिम तुम्हारी जगह नहीं है। वो अपनी सरसराती आवाज़ में बोलता, उसके जख्मी हाथों पर अपना हाथ दबाता उसके जख्म ख़त्म करता चला गया। वो उसे बताना चाहता था कि जिसे वो उसमें पनाह ढूंढती उसके करीब होती है, वो उसके लिए जहर है, मगर वो अपनी ही मौत को अपने से सीने से लगाए समझा रहा था। फिर अचानक ही मिया को झटका सा लगा और उसके कदम ज़मीन पर मौजूद थे, मगर शैडो मैन कहीं नहीं था। उसने हैरत से खुद को छुआ और दरख्त से रगड़ खाने पर उसके जिस्म पर खराशें आई थीं। वो अब गायब थी। वो पागलों की तरह शैडो मैन को ढूंढने लगी, मगर वो दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। अजब बात थी, उसे वही चाहिए था इन सब लोगों में जिसके लिए वो जहरीली थी। उस पूरी दुनिया में उसे एक वही अपना लगता था जिसे वो बेरहमी दिखाए या सर्द लहजे में बात करे।
वो उस घने जंगल में सब खौफ भुलाए उसको रोकर पुकार रही थी। वो जंगल से निकलता अपने मैंशन की तरफ बढ़ गया। समातों में जाने कितनी देर उसकी रोती हुई पुकार सुनाई देती रही, मगर वो अनसुनी किए चला आया। वो जानता था रिसानी खातम उसकी जगह नहीं। वो जान चुका था लूनर्स अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसे रीना ने सब दिखा दिया था। लूनर्स अब इस इंसान को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। रीना के विजन में उसका चेहरा वाज़ह हो चुका था। वही रिसान की दुश्मन बनने वाली थी और उसकी मौत की वजह भी बनने वाली थी। वो मज़ीद रीना से इख्तलाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फ्यूचर विजन देखती थी और कभी गलत नहीं देखती थी। वो मेंशन में पहुंच चुका था। अपने कमरे की खिड़की खोले, दूर बहुत दूर घने जंगल में दरिंदों से भी लापरवाह वो बाल फैलाए अब भी बैठी रो रही थी। रिसान की आंखें बिल्कुल सर्द पड़ने लगीं। एक मामूली पागल इंसान अपने दुश्मन को भी पहचानने से कासिर है। वो गुस्से से बड़बड़ाया और खिड़की से हट गया। वो उसके दुश्मनों की साथी थी। वो उसकी मौत के लिए जाल बनने वाली थी और उसके बाद उससे मदद और रहम की उम्मीद रखती थी। वो सर डाले रो रही थी। उसे कैसे बताती कि बस एक वही था जिसकी मौजूदगी में वो खुद को महफूज समझती थी। बस एक वही था जो उसकी याददाश्त में महफूज था, तो वो अपना ही था। उसके सामने कोई आकर ठहरा। वो आंसू बहाती आंखों से सामने जूतों में कैद पाँव देखने लगी। अब वो कोई भी था, उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो शैडो मैन नहीं था, उसके लिए कुछ भी नहीं था। छोटी लड़की, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास यादें नहीं और तुम्हारे पास कोई अपना भी नहीं। तुम अकेली हो और ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। मिया की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। उसे ये बार बार बताया जा रहा था कि ये दुनिया उसकी नहीं है। अगर ऐसा है तो कौन लाया है उसे और क्यों लाया है? वो कैसे जाए अपनी दुनिया में? अगर मैं तुम्हें यादें लौटा दूं तो क्या तुम अपने दुश्मन से बदला लोगी? उससे जो यहाँ लाया और फिर छोड़ दिया, और जो तुम्हारी ज़िंदगी अजाब कर चुका है। उसके अल्फाज पर मिया के आंसू ठिठर गए। उसने जख्मी आंखें उठाकर सामने ठहरे वजूद को देखा। छोटी सी कद का वो उम्र रसीदा शख्स था, जिस पर बेतरतीबी से लिपटे कपड़ों का अंबार उठाया हुआ था, जैसे बाल खिचड़ी और आंखों में मखसूस खालीपन सा जाहिर था। क्या क्या तुम मेरी यादें लौटा सकते हो? मिया ने आंखें खोले, उम्मीद से उस बुजुर्ग को देखा। हाँ, लौटा सकता हूँ। तुम्हारी यादों को लॉक किया गया है। तुम सब वापस लौटा सकता हूँ, मगर क्या तुम अपनी ताकत पहचानती हो? तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक खास ताकत रखती हो। तुम खुद को यहाँ लाकर भटका देने वाले को मौत दे सकती हो। वो एक लाठी लिए उससे बोल रहा था। मिया ने हैरत से सर झुकाकर अपने कमज़ोर वजूद को देखा। क्या वाकई? क्या इसलिए उसके जिस्म से खराशें गायब हुए थीं? क्या उसकी ताकत थी ये? मिया की सोच बदलने लगी। उसे याद आया कि मादाम ने कहा था घने रिसाई जंगल में कोई जा नहीं सकता, मगर वो आई थी पहली भी और अब भी वो वाकई ताकतवर थी। हाँ, मुझे मेरी यादें लौटा दो, मैं अपनी इस जलालत और खौफ भरी जागती रातों का हिसाब लूँगी, मियाँ ने पुरआज़्म लहजे में कहा। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर ज़मीन पर बैठी मियाँ के सर पर अपना बूढ़ा कपकपाता हाथ रखकर उसे आंखें बंद करने का कहा। वो आंखें बंद किए बैठ गई। चंद लम्हे तारीकी में ही गुजरे थे कि अचानक हल्की सी रोशनी में एक छोटे से घर के बाहर बैठी बच्ची नजर आई। वो बच्ची अकेली थी। फिर एक बूढ़ी ब्लॉन्ड औरत उसके पास आई। वो उससे लिपट गई। फिर वो बच्ची उस औरत के साथ साथ थी, उससे खेलती हुई, बातें करती हुई। फिर वो लड़की बड़ी हो गई और अचानक तारीकी से फिर रोशनी हो गई। ये एक स्याह रात थी। चांद कहीं छुपा हुआ था। लड़की रो रही थी और सामने ताबूत में वो बूढ़ी औरत पड़ी थी। फिर मंजर बदला। वो लड़की एक छोटे से घर में बैठी थी। उसके गिर्द एक दरमियानी उम्र के मर्द, दो औरत और कुछ दो लड़के लड़कियां थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, लड़ते झगड़ते खुशबाश। मंजर बदलते गए और मियाँ की यादें लौटती गईं। उसकी गिरहनी की मौत और उसके कर्ज वाले सब याद आता चला गया। मियाँ की बंद आंखों से दर्द भरे आंसू निकल रहे थे, मगर वो हरकत नहीं कर पाई। यादें पड़ रही थीं और फिर एक कमरे में अचानक पेंटिंग करता अपना आप नजर आया। वो शैडो मैन बना रही थी। उसका अक्स के अचानक रूम में आग लग गई। वो खौफ से चीखने लगी। वो अक्स हकीकत में रूबरू था, तेज नोकीली आंखों से उसे घूरता हुआ। मैं लॉर्ड हूँ, लॉर्ड रिसान। मुझे देखने और मेरे सामने खड़े रहने की इजाज़त किसी को नहीं। तुमने ये जुर्रत कैसे की? मेरा अक्स एक नकारा बोर्ड पर। एक आम कमतर इंसान ने ये जुर्रत कैसे की? वो धाड़ा और इस कमरे में पड़ी हर चीज़ को आग लग चुकी थी।
میاں خوف سے چیخ رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنا اسے تپتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس بے خستاخی پر میاں کو معاف کرنے والا نہیں تھا، اور پھر اس نے میاں کو بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا، یوں کہ اس کے پاؤں بھی زمین سے قدرے اونچے تھے۔ وہ اتنا غصیلا اور خطرناک لگ رہا تھا کہ میاں کو لگا شاید اس کی سانسیں چھین لے گا۔ اس کے جڑ سے اکھڑتے بالوں کی وجہ سے شدید تکلیف ہونے لگی، مگر اسے آواز نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور آگ سے جلتے وجود کو محسوس کرتی اس وقت حقیقتاً پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ میں آج تمہیں اس گستاخی پر سزا کے طور پر دوسری دنیا کے جنگلوں میں قید کرتا ہوں۔ تم سے تمہاری یادیں چھین لی گئیں اور تم وہاں ساری عمر بھٹکتی رہو گی، اس نے سرسراتی آواز میں کہا، اور میاں ہوا میں معلق ہوتی ایک جھٹکے سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ گھنے جنگل میں بے حال اور بے ہوش پڑی تھی۔ لونرز ویمپائر جمع ہو رہے تھے، انہوں نے اسے محفوظ کر دیا۔ وہ ایک گھر میں اناج کا ذخیرہ کر کے اسے پناہ دے دے۔ بوڑھے نے ہاتھ ہٹا لیا، میاں کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ سب مناظر، وہ تکلیف جو ابھی بھی اس کے وجود میں ہو رہی تھی، اس کی روح تک سرایت کر گئی۔ اس کے اندر تک خوف سے سناٹے پھیلنے لگے۔ تمہیں لونرز نے پناہ دی، حفاظت کی، تمہاری لارڈ ریسان سے بچایا تمہیں۔ وہ بے رحم اور جابر حکمران ہے، اس کے ظلم کا شکار ہم سب ہو چکے ہیں، مگر ہم سب کمزور ہیں اور بے بس بھی۔ اگر اسے کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ وہ بوڑھا بول رہا تھا۔ میاں آہستگی سے اٹھی اور آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ اس کی یادوں میں کچھ منظر خود سے ڈالے گئے تھے، اور اس کی یادوں سے لونرز کے پاس پناہ کے سب اچھے منظر چھوڑے گئے تھے، اور باقی سب وہاں سے مٹا دیے گئے تھے۔ میاں کو یاد آیا آج کیسے اس نے بیڑیوں کے قریب اسے بے بس چھوڑ کر انجوائے کیا تھا۔ اگر اس کی یادوں سے کھیلا نہ گیا ہوتا تو وہ شیڈو مین پر کبھی شک نہ کرتی۔ اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک عام سی انسان تھی۔ بھڑک اٹھی، اس کے اندر لارڈ ریسان کے لیے نفرت اور انتقام کا جذبہ پوری شدت سے جمع ہو رہا تھا۔ بیناری سردار نے کام ہو جانے پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ جنگ آسان ہو رہی تھی اور لارڈ ریسان کی موت یقینی تھی۔ یہ لو، یہ رکھو۔ اس بوڑھے نے ایک سیاہ پتھر اسے پکڑایا۔ میاں نے سوالیہ نظروں سے پتھر کو دیکھا۔ جب کبھی موقع ملے یہ لارڈ ریسان کے سینے پر رکھنا، اس کی سب طاقتیں یہ پتھر اپنے اندر نچوڑ لے گا، پھر اسے ہرانا آسان ہوگا۔ ہم تم پر نظر رکھیں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس بوڑھے آدمی کی ہر بات پر میاں کی گرفت اس پتھر پر مضبوط ہو گئی۔ اس نے سر ہلا کر اپنے چوغا کے کنارے سے کپڑا پھاڑا اور وہ پتھر لپیٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پرنس روبنسو جب تک پہنچا وہاں خاموشی کا راج تھا۔ ریکس کے 5 ویمپائر بری طرح ادھڑے ہوئے تھے، اور ایک ہی وولف جو ریکس اور کرس نے مل کر گھیرا تھا، اس کی لاش پڑی تھی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ بھیڑیے اپنا شکار کر کے جا چکے تھے، وہ بھی تھکے تھے، اور ویمپائر کو بھی زخمی کیا تھا۔ وولف یہاں کہاں سے آ گئے؟ یہ اچانک حملہ کیسا ہوا؟ لاشوں کو دیکھتے روبنسو نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ یہ سب لارڈ ریسان کا کیا دھرا ہے۔ وہ جب چاہے شکار کروا دے۔ اس کی حکومت رہی تو ہم شکار بنتے رہیں گے اور بے قصور مرتے رہیں گے۔ ریکس نے دکھ اور تکلیف کی شدت سے بھاری لہجے میں کہا۔ لارڈ ریسان وہ کب تک ہم سے کھیلتا رہے گا؟ کہاں گئے بیناری لوگ؟ لورا کو کیا ہوا؟ سب اپنے اوپر ظلم بھول گئے۔ کرس سرد لہجے میں دھاڑ رہا تھا۔ بیناری لوگ اپنا ہر حال میں بدلہ لیتے ہیں۔ تیز آواز پر وہ لوگ چونک کر مڑے۔ وہ ایک کھچڑی بالوں والا بوڑھا ریسانی جنگل سے نکل کر آ رہا تھا۔ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ وہ انسان لارڈ کی نفرت میں بھڑک چکی ہے۔ اب وہ ریسان کے علاقے میں جا رہی ہے۔ میرے لوگ اسے ریسانی تک پہنچائیں گے۔ اس بوڑھی کی بات پر روبنسو اور ریکس نے سکھ کا سانس لیا۔ کرس میاں کے زندہ ہونے کی خبر سن کر مطمئن ہوا۔ جنگ چھڑ چکی تھی، دشمن اپنا وار چل چکا تھا۔ رینا کا وژن سچ ہونے والا تھا۔ لارڈ ریسان کی حکومت میں دراڑ پڑ رہی تھی۔ میاں ریسانی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ اپنی کمرے کی دیواروں پر خون سے پینٹنگ کرتے ریسان کے ہاتھ سے برش چھوٹا اور تیز ہوتی دھڑکن پر ہاتھ رکھے زمین پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ آئی۔ تو تم آ گئی انسان، ریسان کی دشمن بن کر۔ تو تم اپنے روپ میں آ گئی انسان۔ وہ سرد نفرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتا میاں کی ریسانی میں موجودگی پہچان چکا تھا۔ وہ چوغا میں نازک سی لڑکی خود کو چھپائے دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ریسانی بازار میں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ اوریجنلز کی تیز نظریں ریسانیوں میں گھومتی انسان کو پہچان چکی تھیں۔ رینا کی خاص جادوگرنی ان کی بتائی جگہ کے اشارے پر میاں کی طرف بڑھی۔ سب سے چھپ کر چلتی میاں کے کندھے پر اچانک کسی نے سخت ہاتھ رکھا۔
वो डर के मारे उछली। अजनबी, तुम यहाँ रिसानी इलाके में कैसे? ऊंची तेज आवाज में बोलती लड़की के सवाल पर शोर थमा और लोग उसकी जानिब देखने लगे। कौन है, कहाँ से आई है, क्या ये रिसानी में रहने के काबिल है, इसके पास क्या ताकत है? लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ, सब के सब सवाल करने लगे। उसकी ताकत का हिसाब लगाया जाने लगा, क्योंकि रिसानी में आम ताकतों को रहने की इजाज़त नहीं थी। मियाँ का वजूद सर पड़ने लगा। सामने ही निहायत ऊंचे लंबे सफ़ेद लिबास वाले वो 2-3 सफ़ेद रंग और सफ़ेद बालों वाले लड़के आ रहे थे। एक आगे आया, दो उसके पीछे। ये ओरिजिनल वैम्पायर्स का सरदार और उसके साथी थे। ये मामूली इंसान है, बिल्कुल ही काम इंसान, वेदनिक और ओरिजिनल वैम्पायर्स ने चुभते लहजे में कहा। लोगों में खलबली मच गई। आज तक यहाँ आम इंसान देखा नहीं जा सका था। उचक उचक कर मियाँ को झांकते रिसानी लोग इश्तियाक से भर गए। तुम लॉर्ड रिसान के लिए बेशक ज़हर हो, मगर वो इतना कमज़ोर भी नहीं जितना तुम्हें भेजने वालों ने समझ लिया। वो सफ़ेद लिबास वाले फितने मियाँ के पास आकर तमस्खुर से बोला। तो मियाँ की आंखें खौफ से फैली। उसे अगर रिसानी खादिम ले जाओ, वही इसकी जगह है। उसके पीछे होते हुए ज़ोर से कहा तो उसे साथ आए दोनों आगे बढ़े। उसे मेंशन में से लंबा लिबादा फैलाए कदम उठाता लॉर्ड रिसन सब सुन रहा था। लूनस और बेनारी लोगों की अकमकली पर उसे हंसी आने लगी। वेलतनी के बंदे मियाँ के चीखने चिल्लाने की परवाह किए बिना उसे रिसानी खादिम लेके जा रहे थे। सो फॉर नाउ आज की एपिसोड यहीं स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से 4th एपिसोड स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, नावल को अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।